3 साल पहले एक बड़े हादसे की वजह से इस लड़की का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। राजा अपनी बेटी की खुशी के लिए एक सार्वजनिक नोटिस लगाया, एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी इस इम्तिहान में पास नहीं हो पाया। जब मुझे इस बात की खबर मिली तो मेरी आंखें चमक उठी। लगा जैसे वो मौका आ गया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं इस दुनिया का नहीं था, मैं एक अलग दुनिया से आया था और मुझे मिला था एक खास स्वीट लव सिस्टम। किसी लड़की से बॉन्ड करो तो हर रोमांटिक काम पर पॉइंट्स मिलते थे। उन पॉइंट्स से सिस्टम की शॉप में शॉपिंग हो सकती थी और जितनी ऊंची उस लड़की की पहचान उतने ज्यादा पॉइंट्स। इसीलिए मैं बहुत सोच समझकर अपना पार्टनर चुनना चाहता था। और राजा की बेटी यानी एक राजकुमारी, उसकी पहचान तो बेहद ऊंची थी और इतिहास के हिसाब से कुछ सालों में वो और भी बड़े दर्जे पर पहुंचने वाली थी। पुराने जमाने में एक औरत के लिए सबसे बड़ा दर्जा होता था राजकुमारी का, और सबसे ऊंची पहचान मतलब पॉइंट्स पर 100 गुना बोनस। बस यही सोचकर अगले दिन मैं वो नोटिस लेकर सीधे राजमहल पहुंच गया। दरबार ने देखा तो फौरन अंदर खबर भेज दी। जब राजा और उनके बेटों को पता चला कि कोई नोटिस लेकर आया है तो तीनों की आंखें चमक उठी। बड़े बेटे ने फौरन उठकर कहा, पिताजी मैं जाकर उससे मिलता हूँ। राजा ने हाँ में सिर हिलाया। राजकुमार बाहर निकला। महल के दरवाजे खुले और एक हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान सामने आया। उसने कहा, नोटिस लेकर आने वाले तुम हो? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। पहली नजर में इंप्रेशन बुरा नहीं था। सांवला रंग, अच्छी शक्ल और एक सीधा सादा ईमानदार चेहरा जो अपनापन महसूस कराता था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, जी मैं ही हूँ। उसने पूछा, नाम क्या है, काम क्या करते हो? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम ली शाओ है, उत्तरी इलाके से हूँ, खेती करता हूँ। आप कौन हैं? उसने कहा, राजा का बेटा हूँ, चलो मेरे साथ। हालांकि साफ दिख रहा था कि इस लड़की का कोई बड़ा रुतबा नहीं है, लेकिन इस बार नोटिस में घर परिवार देखना जरूरी नहीं था। बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो राजकुमारी का दिल से ख्याल रखे। मैंने हाथ जोड़े और उसके पीछे चल दिया। घुमावदार रास्तों से होते हुए हम एक बड़े कमरे में पहुंचे। उसने कहा, बैठो, चाय लाओ। फिर खुद ऊपर वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में चाय आ गई। राजकुमार बोला, पहले चाय पियो। उसने चाय उठाई, नजरें मुझ पर नहीं डाली। मैंने भी शांति से चाय उठाई और पीने लगा। दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। लगा जैसे राजकुमारी से शादी करना इतना आसान नहीं। पहले राजकुमार की परीक्षा पास करनी होगी। एक साधारण किसान को राजकुमारी से शादी की इजाजत इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। चाय पीते पीते आधा घंटा बीत गया। मुझे तो लगने लगा कि टॉयलेट जाना पड़ेगा। तभी एक नौकर आया और राजकुमार के कान में बोला, पता चल गया, इनका नाम ली शाओ है, उत्तरी इलाके के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, पुश्तैनी किसान हैं, उम्र 21 साल है। पिछले साल माँ बाप दोनों चल बसे, घर में अकेले हैं, अभी तक शादी नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं। बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है। असल में राजकुमार यही जानना चाहता था। यह जरूरी था कि कोई पहले से शादीशुदा आदमी अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ न आए। राजकुमार ने मन में सोचा, बैकग्राउंड ठीक है, बहन को अब घर परिवार नहीं चाहिए था, बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो सच में उसका ख्याल रखे। और ऐसा अकेला इंसान कम झंझट वाला होता है। लेकिन पहली परीक्षा तो लेनी थी। अचानक राजकुमार का चेहरा सख्त हो गया। बोर्ड खड़ा हुआ और मुझे घूरते हुए बोला, है ली शाओ, एक मामूली किसान होकर हमारे राजघराने में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? बताओ, तुम्हारी असली मंशा क्या है? तो ये थी राजकुमार की पहली परीक्षा। मैं एक पल के लिए रुका। सामने एक राजकुमार खड़ा था, बेहद ऊंचे खानदान का, बचपन से तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर और देखने में भी दबंग। आम इंसान इस तरह की डांट से घबरा जाता, लेकिन मैंने कल रात ही सब कुछ सोच लिया था। हर सिचुएशन का जवाब तैयार था और 2 जिंदगियां जी चुका था मैं, तो दिमाग थोड़ा मजबूत था। मैंने शांति से कहा, राजकुमार साहब, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। राजकुमार की आंखें चौड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का पलटकर जवाब देगा। पहले जो लोग आए थे वो तो डर के मारे कांप गए थे। उसने पूछा, कहाँ गलत हूँ मैं? मैंने ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठाकर आदर से कहा, बादशाह सलामत ने खुद फरमाया है कि खेती ही असली बुनियाद है। अनाज और कपड़ा दोनों किसान से आते हैं, तो किसान को मामूली या गंवार कहना बादशाह के उस फरमान की तौहीन होगी। ये सुनकर राजकुमार एकदम चुप हो गया। उसने मन में सोचा, इस लड़के में कुछ तो बात है। राजकुमार को खुद उम्मीद नहीं थी कि जवाब इस तरह का होगा। उसने एक डरावना सवाल पूछा था और इस लड़के ने उसे ही उल्टा दे दिया। वो खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसे ये नहीं पता था कि बादशाह ने सच में ऐसा कहा था या नहीं। लेकिन बादशाह का नाम आने के बाद वो कुछ बोल नहीं सकता था और सोचने लगा, ये बातें एक असली किसान के मुंह से कैसे निकली? मैं सच में किसान हूँ, मैंने हाथ जोड़कर शांति से कहा। राजकुमार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, झूठ मत बोलो, एक किसान को इतनी बातें कहाँ से आईं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
खेती के बाद जो वक्त बचता है उसमें गांव के एक पंडित जी से किताबें मांगकर पढ़ता हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये बात सच भी थी। वैसे मुझे तो पहले से इस दौर का इतिहास पता था और मैंने तैयारी करके आया था। राजकुमार थोड़ा बेचैन होकर बोला, किसान होकर इतनी किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा? लगता है तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो बड़े घर में घुसने के लिए पढ़ते हैं। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किताबें पढ़ने से नजरिया खुलता है, दिमाग शांत रहता है, सोच बड़ी होती है। ये सब किसी बड़े घर में घुसने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। ये सुनकर राजकुमार को लगा जैसे ये लड़का उसके उस्ताद जैसी बातें करता है जो उसके सिर के ऊपर से निकल जाती थी। राजकुमार ने सीधे पूछा, ठीक है, ये सब छोड़ो, सीधे बताओ, राजकुमारी से शादी क्यों करना चाहते हो? लगा जैसे यही असली परीक्षा थी, अगर ये पार हो जाए तो काम बन जाए। मैंने एक घूंट चाय लेकर शांति से कहा, जैसा मैंने पहले कहा, किताबें पढ़ने से सोच बड़ी होती है। गांव की लड़कियों से बात करो तो लगता है हम एक ही लेवल पर नहीं है, इसलिए मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जिससे दिल की बात हो सके। राजकुमार बोला, सीधी भाषा में बोलो, समझ नहीं आया। मैंने कहा, अच्छा, सीधे शब्दों में मुझे शक्ल नहीं देखनी, मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, जिसमें तहजीब हो। ये बात मैंने सोच समझ कर कही थी। उस जमाने में पढ़ी लिखी औरतें बहुत कम थी, लेकिन राजा की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी, हजारों किताबें पढ़ी थी, तो उनकी बेटी भी जाहिर है पढ़ी लिखी होगी। और यही बहाना एकदम सही लग रहा था। राजकुमार समझ गया, ये ली शाओ एक ऐसी लड़की चाहता है जो पढ़ी लिखी हो। और बहन की शक्ल तो बिगड़ गई थी, पर उसकी पढ़ाई लिखाई और अक्ल तो वैसी ही थी। राजकुमार को लगा, इतने दिनों बाद एक ऐसा लड़का मिला जो पैसे या रुतबे के लिए नहीं, बल्कि अक्ल और तहजीब के लिए आया है। लेकिन उसने अपनी बात जाहिर नहीं की, बस बोला, तुम्हें निराश करना पड़ेगा। राजकुमारी को बचपन से कढ़ाई बुनाई पसंद है, पढ़ाई में थोड़ी बहुत रुचि है, पर वो भी बड़ी किताबी नहीं है। ये सुनकर मैं अंदर से थोड़ा घबराया। मेरा तो बहाना ही उल्टा पड़ गया, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, तो माफ करना, मैं चलता हूँ, और बिना पीछे मुड़े सीधे चल दिया। राजकुमार देखता रहा। जब मैं लगभग बाहर पहुंचने ही वाला था, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि ये लड़का सच में जा रहा है, नाटक नहीं कर रहा। और तब राजकुमार 2-3 कदम तेज चलकर आगे आया और जोर से बोला, भाई रुको। मैंने पलट कर देखा, मन में समझ गया ये भी एक परीक्षा थी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं तो मेरी बहन को बचपन से किताबें बहुत पसंद है, माफ करना वो थोड़ा टेस्ट था। फिर बोला, तुमने अच्छा किया, चलो मैं तुम्हें बहन से मिलवाता हूँ। मैंने कहा, राजकुमार साहब, आप देखने में दबंग लगते हो, पर दिल से बहुत समझदार हो। ये सुनकर राजकुमार थोड़ा फूल गया, बोला, हाँ यार, बात तो सही कही तुमने। राजकुमार ठहाका लगाकर हंसा और हाथ हिलाते हुए बोला, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवाता हूँ। मैंने हाथ जोड़े और उसके पीछे चल दिया। घूमते घामते हम एक और बड़े कमरे पहुंचे। अंदर जाते ही मैंने देखा, एक लड़की कमरे के दाईं तरफ की कुर्सी पर बैठी थी। कपड़े बेहद शाही थे, सिर पर सोने का गहना था। दूर से देखो तो लगे एकदम खूबसूरत, लेकिन चेहरा देखो तो बुरी तरह जला हुआ था। जलने के निशान मकड़ी के जाले की तरह पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। हाथों पर भी निशान थे, बाकी हिस्से कपड़ों से ढके थे। राजकुमार ने कहा, ये मेरी बड़ी बहन है। कमरे में घुसते ही राजकुमार की नजर मुझ पे थी। देखना चाहता था कि मैं डरता हूँ या नहीं। पहले जो लोग आए थे वो इस चेहरे को देखकर घबरा गए थे। उन्हें राजकुमार ने अच्छी धुलाई दी थी। मैंने झुककर कहा, राजकुमारी साहिबा को प्रणाम। मेरे चेहरे पर न डर था न नफरत, क्योंकि मैं पहले से तैयार था। तभी कान में सिस्टम की आवाज़ आई, इस लड़की का नाम है चंपा, उम्र 16 साल, यहाँ की नौकरानी है। इसे बॉन्ड करना है, एक बार बॉन्ड हो गया तो बदला नहीं जा सकता। चंपा नौकरानी, ये राजकुमारी नहीं है। मैं समझ गया, एक और परीक्षा है। मैंने मन में बॉन्ड करने से मना कर दिया। अब सोचने लगा, यहाँ क्या करूँ। अगर अभी इस नौकरानी के सामने ज़्यादा झुक गया या तारीफें करने लगा तो लगेगा कि मैं पैसे और रुतबे के लिए आया हूँ। तो मैंने एक अलग रास्ता चुना। मैंने उस नौकरानी की तरफ देखकर कहा, राजकुमारी जी, मेरा नाम ली शाओ है, उम्र 21 साल, शादी इसलिए नहीं की अब तक क्योंकि कोई ऐसी नहीं मिली जिससे दिल मिले। मेरा मानना है खूबसूरत चेहरे तो हज़ारों होते हैं, एक अच्छी सोच वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। सुना है आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए मिलने आया, और अगर आप मुझे चुनना चाहें तो मैं भी आपको चुनने का हक रखता हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का उल्टा राजकुमारी को ही चुनौती दे देगा। राजकुमार जोर से बोला, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हैसियत क्या है राजकुमारी से ऐसे बात करने की। राजकुमारी ने एक पल रुक कर देखा, फिर बोली, ठीक है बोलो। राजकुमार ने मुंह बनाया पर चुप रहा। मैंने कहा, मैं एक पहेली पूछता हूँ, अगर आप जवाब दे सकें तो मान लूंगा कि हम एक ही लेवल पर हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने जोर से कहा,
सात तारों की रात में मन उदास रहता है। हर साल एक ही रात वो मिलन का मौका आता है। काश धरती और आसमान में हर साल यही खुशी बनी रहे। राजकुमारी ने बहुत देर सोचा, फिर सिर हिलाकर बोली, जवाब नहीं आता मुझे। ये सुनकर मैंने हाथ जोड़े और कहा, तो माफ करना, मैं चलता हूँ। और पीछे मुड़े बिना बाहर चल दिया। उसी वक्त कमरे में एक सफेद पर्दे के पीछे से एक और लड़की ये सब देख रही थी। उसकी आंखें गहरी और खूबसूरत थीं, जैसे रात में तारे हों, लेकिन उसका चेहरा भी उस नौकरानी की तरह जला हुआ था। हालांकि सिर्फ उन आंखों को देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि जलने से पहले ये लड़की कितनी खूबसूरत रही होगी। खूबसूरत चेहरे हजारों होते हैं, पर एक अच्छी सोच वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। असली राजकुमारी मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में कोई मर्द होता है जो चेहरे को नहीं देखता? मैं बाहर की तरफ चला जा रहा था। मुझे पता था कि वो नौकरानी राजकुमारी नहीं थी। अगर मैं उस जले हुए चेहरे को देखकर घबरा जाता या उल्टा ज़्यादा तारीफ करने लगता तो शक होता कि मेरी नीयत साफ नहीं है। इसीलिए मैंने वो रास्ता चुना जो सबसे सही लगा। पर्दे के पीछे खड़ी असली राजकुमारी ये सब देख चुकी थी। राजकुमार थोड़ा परेशान हो गया। इस लड़के ने सारी परीक्षाएं पार की, लेकिन अब बहन की मर्जी चाहिए थी। बहन की हालत देखकर दिल दुखता था उसका। कई सालों से वो किसी से नहीं मिलती थी, खाना पीना कम कर दिया था। इसीलिए भाई ने जोर देकर यह नोटिस लगवाया था। और अब जाकर एक ऐसा लड़का मिला था जो सच में अलग था, पढ़ा लिखा था और किसी और की तरह सिर्फ पैसे या रुतबे के लिए नहीं आया था। राजकुमार पर्दे के पीछे गया और बेचैनी से बोला, दीदी ये लड़का कैसा लगा? राजकुमारी ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन मैंने तय किया है इस जिंदगी में शादी नहीं करूंगी। राजकुमार ने देखा था कि वो लड़का दिखने में सांवला और सुंदर था। उस लड़की को वो पसंद आया था, लेकिन उसी ने कही वो बात उसके दिल को छू गई थी। दरअसल राजकुमारी ने ली शाओ को पर्दे के पीछे से देखा था और उसे अच्छा लगा, लेकिन जो बात उसने कही, खूबसूरत चेहरे हजारों होते हैं पर अच्छी सोच वाला इंसान मुश्किल से मिलता है, वो बात उसके दिल में उतर गई। लोग उसे पीठ पीछे बुरे नाम देते थे। पहली बार किसी ने ऐसी बात कही जो गर्म कोयले के बजाय धूप जैसी लगी। राजकुमारी को अपनी खोई हुई खूबसूरती का सबसे ज्यादा दर्द था और उस दर्द पर यह बात मरहम की तरह लगी। राजकुमार बोला, दीदी मैं नहीं चाहता तुम अकेली रहो, ये लड़का सच में अच्छा है, मैंने खुद परखा है। राजकुमारी ने काफी सोचा, फिर बोली, पर भाई सच में क्या वो एक जले हुए चेहरे के साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है? 1 साल तो निकल जाएगा, 2 साल, 3 साल, कोई गारंटी नहीं दे सकता। और अगर राजघराने की पावर मिलने के बाद उसकी सोच बदल गई तो? बहुत सारे सवाल हैं। राजकुमारी ने दांत भींचे और पलट गई। भाई खुद ही समझ जाओ, इस मौके को जाने दो। राजकुमार ने मन में सोचा, दीदी कम पढ़ी हो पर इतना तो जानती हो कि जो मौका एक बार जाता है वो दोबारा नहीं आता। ऐसा लड़का शायद जिंदगी में दोबारा ना मिले। राजकुमार ने फिर से मनाया, दीदी भाई की बात मानो, बस थोड़ा वक्त दो उसे, अगर सच में पसंद ना आए तो बाद में देखेंगे। राजकुमारी जाना चाहती थी पर भाई ने रास्ता रोक लिया। कहने लगा, इतने सालों बाद एक सही लड़का मिला है, अगर ये मौका गया तो अफसोस होगा। दीदी तुम 18 की हो चुकी हो, बाकी बहनें शादी कर चुकी हैं, मैं नहीं चाहता तुम अकेली रहो। राजकुमारी बोली, भाई हट जाओ रास्ते से। भाई ने कहा, जब तक हाँ नहीं कहोगी नहीं हटूंगा। वो बोली, ये तो जबरदस्ती है। भाई बोला, आज जबरदस्ती ही सही, दीदी खुद को एक मौका दो, शादी करना जरूरी नहीं, बस एक बार मिलकर तो देखो। भाई की ये जिद देखकर राजकुमारी ने आखिरकार हार मान ली। शायद खुद को एक मौका देना ठीक रहे। और तभी पर्दे के पीछे से राजकुमारी की आवाज आई। उसने मेरी पहेली का जवाब दे दिया। उसकी आवाज पर्दे के पार से आई। 2 दिलों की दूरी में हल्की सी चाहत आधी रात को। सपनों में जब खुशबू चुराती है तब हर रोज थोड़ी ठंडक मिलती है। मैं रुक गया। राजकुमार मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, लीशाओ राजकुमारी का जवाब कैसा लगा? मैंने सोचकर कहा, पर्दे के पीछे से आवाज आई। उसने हंसते हुए कहा, हाँ वो भी एक परीक्षा थी, बताओ मेरी दीदी की अक्ल कैसी लगी? मैंने कहा, सच में कमाल है। पर्दे के पीछे से एक हल्की आवाज आई, आपने तारीफ की, पर असल में तारीफ के लायक तो आप हैं। गांव में रहकर भी किताबों से लगाओ, ये बात काबिल तारीफ है। मैंने झुककर शुक्रिया कहा। फिर वो बोली, आपने पहेली से मुझे परखा, तो अब मैं आपको परखती हूँ, एक कविता लिखकर दिखाइए। मन में खुशी हुई। राजकुमार धीरे से बोला, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? मैंने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। राजकुमारी ने धीरे से कहा, परीक्षा का मौसम नजदीक है, परीक्षा में जाने वाले लोगों पर कविता लिखिए। मैंने एक कदम भी नहीं चला था कि तुरंत बोल दिया। पहले के शायरों की कविताएं सबकी जबान पर हैं, अब वो पुरानी पड़ चुकी हैं। इस दुनिया में हर दौर में नए काबिल लोग आते हैं और हर कोई अपने वक्त में छा जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पर्दे के पीछे से राजकुमारी बाहर आई। उसने सफेद कपड़े पहने थे,
सिर पर एक सफेद नकाब था जिसने चेहरा ढका हुआ था। सिर्फ उसकी काया देखकर लग रहा था कि कभी वो किसी परी से कम नहीं रही होगी। उसने धीरे से पूछा, ली शाओ, क्या तुम सच में मेरी अक्ल की वजह से आए हो? मैंने सच्चाई से कहा, जी, मैं किसान हूँ, इसीलिए शादी नहीं हुई। मुझे एक ऐसी साथी चाहिए जिससे दिल मिले। यही सिस्टम का भी तकाजा था, उसे सच में मुझसे प्यार होना चाहिए। उसने पूछा, पछताओगे नहीं? तभी सामने एक लाइट आई। सिस्टम बोला, इस लड़की का नाम है राजकुमारी, उम्र 18 साल, राजा की बड़ी बेटी। पहचान का बोनस 50 गुना, बॉन्ड करना है 50 गुना। मन में खुशी का तूफान आया, लेकिन मैंने तुरंत बॉन्ड नहीं किया। पहले झुककर कहा, पछताना क्या, मैं तो खुश हूँ। वो काफी देर चुप रही, फिर बोली, क्या सच में नहीं पछताओगे? मैंने पूरे यकीन से कहा, बिल्कुल नहीं। राजकुमारी ने एक पल रुककर भाई की तरफ देखा और बोली, शादी ब्याह में माँ बाप की मर्जी होती है, जो पिताजी तय करें मुझे मंजूर है। और ये कहकर वो अंदर चली गई। राजकुमार मुस्कुराते हुए आगे आया, ली शाओ, अभी यहीं रहो, मुझे पिताजी को सब बताना है। मैंने कहा, जैसा आप कहें। उसने इशारा किया और नौकर मुझे एक बड़े कमरे में ले गया। कमरा बेहद शानदार था। थोड़ी देर में 2 नौकरानियां आईं और कहने लगी कि नहाने का इंतजाम है, कपड़े उतारने में मदद करेंगी। मैंने गंभीरता से मना कर दिया, मैं खुद नहा लूंगा। वो हल्के से मुस्कुराई और चली गई। बाद में पता चला कि ये भी एक परीक्षा थी। राजकुमार पिताजी को बताने जाने ही वाला था कि एक नौकर ने आकर कहा, एक और लड़का आया है। राजकुमार दरवाजे पर गया। सामने एक घमंडी चेहरे वाला लड़का खड़ा था। राजकुमार ने पूछा, नाम, कहाँ से, काम क्या? लड़के ने अकड़ते हुए कहा, मेरा नाम झांग है, पिताजी यहाँ के जिले के अधिकारी हैं। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, जल्द ही बड़ी परीक्षा देने जाऊंगा, पक्का नाम होगा मेरा। राजकुमार ने भौहें उठाई और कहा, अच्छा तो परीक्षा पर एक कविता सुना। लड़का काफी देर सोचता रहा और मुश्किल से एक बेकार सी कविता बोली। राजकुमार ने सुनते ही कहा, ये क्या बकवास है, भाग जाओ यहाँ से। लड़के ने कहा, पर मेरे पिताजी अधिकारी हैं और मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजकुमार ने उसे ढकेल दिया। बोला ना, भाग, रुतबे की आड़ में आने वाले लोगों की यहाँ जरूरत नहीं। ली शाओ से कंपेयर करने के बाद राजकुमार और पक्का हो गया कि यही लड़का सही है। रात को राजकुमार ने पिताजी और माताजी को पूरी बात बताई। जब वो कविता सुनाई तो पिताजी एकदम उठ खड़े हुए। हर दौर में नए काबिल लोग आते हैं और हर कोई अपने वक्त में छा जाता है। पिताजी हैरान थे, सच में एक किसान ने ये कविता बनाई? माताजी भी बोली, वाकई अच्छी कविता है। कोई हैरानी नहीं कि इस बार बेटी ने मना नहीं किया। माताजी ने पूछा, क्या सच में वो सिर्फ एक किसान है? बड़े बेटे ने भी पूछा, इतनी काबिलियत और सिर्फ किसान, ठीक से पता किया? राजकुमार ने कहा, हाँ, जब वो आया तभी मैंने पता करवाया था। पुश्तैनी किसान है, बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है, लेकिन वो कविता सुनकर मुझे भी थोड़ा शक हुआ, इसलिए मैं खुद उसके गांव गया। पिताजी ने चाय का घूंट लेकर पूछा, तो क्या पता चला? राजकुमार बोला, गांव में जाकर खुद देखा, सच में पुश्तैनी किसान है। माँ बाप 6 महीने पहले गुजरे। 3 बीघा जमीन है, घर और जमीन दोनों मैंने अपनी आंखों से देखे। गांव के मुखिया ने भी पूरी सच्चाई बताई। पिताजी ने खुश होकर सिर हिलाया। किसान है, माँ बाप भी नहीं है और थोड़ी काबिलियत भी है, बुरा नहीं। फिर पूछा, पर ये अक्ल कहाँ से आई? राजकुमार ने बताया, गांव में एक पंडित जी हैं। ली शाओ खेती के बाद बचे वक्त में उनसे किताबें लेकर पढ़ता है। वो पंडित जी गांव के इकलौते पढ़े लिखे इंसान हैं, पहले स्कूल में पढ़ाते थे। मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने भी यही बताया। पिताजी ने ठहाका लगाया, एक किसान का किताबों से प्यार, ये तो कम ही देखने को मिलता है। लगता है यही घर के लायक है, बेटी को भी पसंद है, तो ठीक है, यही रिश्ता पक्का। माताजी ने एक नज़र डालते हुए कहा, तुमने मिले भी नहीं और फैसला कर लिया? पहले खुद देखो तो सही। पिताजी ने हंसते हुए कहा, तुमसे मेरी शादी से पहले भी तो हम नहीं मिले थे। बड़ों की मर्जी से ही शादी होती है, लेकिन बेटी की सिचुएशन अलग है, इसीलिए और सावधानी चाहिए, माताजी ने कहा। पिताजी ने सहमति जताई और राजकुमार से पूछा, सच बताओ, ये ली शाओ कैसा लगा तुम्हें? राजकुमार ने सोचकर कहा, पिताजी, एक मुलाकात में ज्यादा नहीं कह सकता, और चेहरे से सीधा साधा और ईमानदार लगता है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन दिल का हाल तो दिल ही जानता है, आप खुद मिलो तो बेहतर होगा। पिताजी के मन में एक बात आई, अच्छा, एक बड़े महात्मा जी इन दिनों हमारे पास ही हैं, कल उनसे ली शाओ का हाथ दिखवाते हैं। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा धड़का। मैं अंधविश्वास में नहीं मानता, लेकिन इतिहास में जिन महात्मा का जिक्र था वो सच में बहुत कुछ जानते थे। मेरे दिमाग में एक नाम कौंधा, वो काले कपड़ों वाले साधु, कहीं ये मेरा राज तो नहीं खोल देंगे? मैं मन ही मन खुद को समझाने लगा। राजकुमार खुशी खुशी बोला, जी पिताजी, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। और दोनों भाई झुककर बाहर चले गए। पिताजी ने माताजी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये इंतजाम ठीक है ना?
माताजी ने शांति से कहा, बेटी की जिंदगी का मामला है, लापरवाही नहीं चलेगी। उसी रात राजकुमारी अपने कमरे की खिड़की पर टिकी बाहर देख रही थी। 3 साल हो गए थे, वो कभी यहाँ से बाहर नहीं गई। आज उस ली शाओ ने उसके शांत दिल में एक हलचल मचा दी थी। नौकरानी बोली, राजकुमारी जी, आज वो ली शाओ सच में अच्छा लगा। राजकुमारी ने धीरे से कहा, चंपा, अगर उसने मेरा असली चेहरा देखा तो क्या वो नफरत करेगा? नौकरानी ने सोच कर कहा, राजकुमारी जी, आज जब उसने मुझे देखा उसकी नज़रों में कोई नफरत नहीं थी, शायद वो सच में अलग है। राजकुमारी ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था, पर फिर भी पूछा, सच में? नौकरानी बोली, जी राजकुमारी, इतने सालों में मैं लोगों की नज़रें पढ़ना सीख गई हूँ। उस लड़के की नज़र में नफरत नहीं थी। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी जलन हो रही है आपसे। राजकुमारी हल्के से मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो तू उसे पसंद करती है? ले जाओ उसे। नौकरानी ने हंसते हुए कहा, नहीं, उसे तो आपकी आंखें पसंद है, मुझे कहाँ देखेगा? राजकुमारी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। चंपा, बेकार बातें मत कर, नौकरानी ने गंभीरता से कहा। राजकुमारी जी, सच में आज जो आया था वो पहले वाले लड़कों से बिल्कुल अलग था। राजकुमारी ने भी मन में उस लड़के को याद किया। खूबसूरत चेहरे हजारों होते हैं, पर अच्छी सोच वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। सच में वो अलग था। नौकरानी बोली, राजकुमारी जी, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, जानती हूँ, जो फूल खिले हैं उन्हें तोड़ लो, वरना बाद में सिर्फ टहनी रह जाएगी। नौकरानी ने कहा, हाँ, यही बात है। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, शादी ब्याह की बात पिताजी पर छोड़ती हूँ, लेकिन सोने के बाद भी नींद नहीं आई। मन में ख्याल आया, चाहे जो हो, पहला कदम तो उठाना ही होगा। अगर सच में पसंद न आया तो बात ना करूंगी। अगली सुबह मैं तरोताजा उठा। राजमहल के बिस्तर और मेरे पुराने घर के बिस्तर में जमीन आसमान का फर्क था। अभी आंगन में थोड़ी कसरत कर ही रहा था कि राजकुमार तेज कदमों से आया और बोला, ली शाओ भाई, कसरत कर रहे हो? चलो साथ में करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार साहब, आपके साथ कसरत करना तो बड़ी बात है। ये राजकुमार, मुझे पता था इसका आगे का हाल, लेकिन अभी ये सीधा साधा और मिलनसार लग रहा था, और राजकुमारी से इसकी बहुत बनती थी, तो इससे दोस्ती जरूरी थी। हम दोनों कसरत के मैदान में गए और कुछ चक्कर लगाए। राजकुमार बोला, ली शाओ भाई, लगता है तुम काफी कसरत करते हो। मैंने कहा, राजकुमार साहब, किसान हूँ, खेत में मेहनत होती है, लेकिन आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। राजकुमार ने पूछा, तीर कमान चलाना आता है? मैंने हंसते हुए कहा, दौड़ तो लगा सकता हूँ, पर तीर चलाना सच में नहीं आता। राजकुमार ने खुद के लिए एक भारी कमान उठाई और मुझे हल्की कमान दी। बोला, चलो मैं सिखाता हूँ। उसी मैदान के सामने राजकुमारी के कमरे की तीसरी मंजिल थी। नौकरानी ने झांकते हुए राजकुमारी को बुलाया, राजकुमारी जी देखिए, ली शाओ जी राजकुमार के साथ कितने चक्कर लगा लिए। राजकुमारी के मन में खुशी हुई। राजकुमार का स्वभाव गर्म था, दोस्त कम थे, जो उससे इस तरह घुल मिल जाए वो कुछ तो खास होगा। लेकिन जब तीर चलाने की बारी आई तो ली शाओ की हालत देखकर राजकुमारी हंस दी। कल उसकी कविता ने जो दूरी बना दी थी वो अब थोड़ी कम हो गई। नौकरानी कहा, मुझे लगा था वो तीर कमान में भी कमाल करेगा, पर लगता है ये काम नहीं आता इसे। राजकुमारी ने उसे देखते हुए कहा, अब बस भी करो, कल से मेरी सेवा करने का वादा किया था और आज लड़के को देख रही हो, शर्म नहीं आती? नौकरानी बोली, बस एक नजर और। राजकुमारी ने कहा, एक नजर और देखी तो किताबें लिखवाऊंगी। नौकरानी हाथ जोड़कर बोली, माफ करो राजकुमारी। मैदान में मेरी उंगलियां चल रही थी। 60 किलो से ज्यादा की कमान बिना ट्रेनिंग के खींचना सच में मुश्किल था। मुंह से निकल गया एक गाली। फिर तुरंत होश आया और मैंने कहा, माफ करना। राजकुमार ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, हम मर्दों में ऐसे ही बात होती है। ली शाओ भाई, तुम जानते हो, जिस दिन तुमने मुझसे पलटकर जवाब दिया उसी दिन तुम मुझे पसंद आ गए थे। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से उसे मैं पसंद आया था। अच्छा हुआ, जाने अनजाने उसका दिल जीत लिया। राजकुमार ने कहा, तीर कमान एक दिन में नहीं सीखा जाता, धीरे धीरे सीखेंगे। चलो आज एक बड़े महात्मा जी से मिलवाता हूँ। मैंने पूछा, महात्मा जी? उसने कहा, चलो तो सही, पता चल जाएगा। वो इंसान को अच्छे से पहचान लेते हैं। फिर हंसते हुए सच बता दिया, सच बोलो तो तुम्हारा काम लगभग तय है। मेरी दीदी को मैं अच्छे से जानता हूँ। जब उसने कहा पिताजी जो कहें मंजूर है, तो इसका मतलब है उसे तुमसे कोई दिक्कत नहीं। आज बस एक फॉर्मेलिटी है, जन्मपत्री वगैरह देखेंगे। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा घबराया। अंधविश्वास में नहीं मानता, लेकिन इतिहास में ये महात्मा जी सच में बहुत कुछ जानते थे। दिमाग में नाम कौंधा, वो काले कपड़ों वाले साधु। मैंने मन को शांत किया और चलता रहा। थोड़ी देर में हम एक शांत कमरे में पहुंचे। अंदर एक काले कपड़ों वाले साधु बैठे थे। सामने शतरंज की बिसात रखी थी। राजकुमार ने झुककर कहा, महात्मा जी को प्रणाम। फिर मुझसे बोला,
ये हैं बड़े साधु जी। मैंने भी आदर से झुककर प्रणाम किया। साधु जी ने एक नजर डाली और इशारा किया, आओ बैठो। उन्होंने चाय बनाई। जब खुशबू फैली और चाय का प्याला सामने आया, मैंने दोनों हाथों से उठाया, फूंक मारी और एक घूंट लेकर बोला, वाह क्या चाय है। साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ली शाओ भाई का हमारे परिवार से सच में नाता है। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोले, महात्मा जी जरा मेरा हाथ भी देखिए, ऐसा भाग्य है मेरा। साधु जी मुस्कुराए पर सीधा जवाब नहीं दिया। बोले, राजकुमार साहब आप राजघराने के हैं, आपके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। राजकुमार ने चुपचाप हाथ वापस खींच लिया। साधु जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने एक बड़े महात्मा से हाथ देखना सीखा है, क्या आप हाथ देंगे? देखते हैं आपका भाग्य कैसा है। मुझे लगा ये राजा का ही इशारा है। मैंने हाथ आगे कर दिया। साधु जी ने मेरी कलाई पकड़ी और धीरे धीरे हथेली तक आए। हर उंगली को ध्यान से महसूस किया, आंखें बंद कर लीं, सिर थोड़ा हिलाने लगे। करीब 15 मिनट तक यही चलता रहा। उनका चेहरा शांत था, बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अंदर से उनका दिल हिल गया था कि जो उन्हें महसूस हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। इस नौजवान के भविष्य में आधी बादशाह जितना रुतबा था। उन्होंने तेजी से सोचा, ये खुद बादशाह बनने वाला नहीं है, तो एक ही मतलब था, ये किसी बड़े राजा के साथ मिलकर राज करेगा। और वो राजा कौन हो सकता था? सिर्फ एक नाम था, राजा खुद। साधु जी ने मन की खुशी दबाई। यही वो मौका था जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। अनजाने में उनकी पकड़ थोड़ी कस गई। मैंने कहा, महात्मा जी जरा जोर कम करें। वो चौंके और हाथ छोड़ दिया। हाथ जोड़कर बोले, माफ करना, आपका भाग्य इतना खास है कि मैं खो गया था। मेरा दिल डूबा, कहीं सच में कुछ तो नहीं पकड़ लिया। राजकुमार घबरा कर बोला, महात्मा जी क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? साधु जी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा भाग्य है, लाखों में एक किस्मत है इनकी। मैंने आज तक ऐसा भाग्य नहीं देखा और इनकी किस्मत आसपास के लोगों को भी खुशियां देगी। वो जोर से हंसे और 3 बार बोले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राजकुमार उछल पड़ा। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, ली शाओ भाई नहीं, भविष्य के जीजा जी। मैं पहले ही कहता था एक घर के लोग ही मिलते हैं, पहली नजर में ही मुझे अच्छे लगे थे। मैं थोड़ा हड़बड़ाया और हंसते हुए बोला, राजकुमार साहब वो। राजकुमार ने बीच में काटते हुए कहा, जीजा जी बोलो। राजकुमार मत बोलो, बड़े लग रहे हो, बस हाय कहो हाय। वो साधु जी को प्रणाम करके मुझे खींचते हुए बाहर ले गया। पहले मुझे मेरे कमरे में छोड़ा और बोला, जीजा जी यहीं रहो, मैं खुशखबरी देने जाता हूँ। और नुकर को ताकीद करके एक झटके में चला गया। मैं हैरान खड़ा था। ये बदलाव तो बहुत तेज था, लेकिन लग रहा था काम बन गया। थोड़ी देर बाद राजा खुद पिछले कमरे से निकले और साधु जी से बोले, महात्मा जी जो आपने कहा क्या वो सच है? साधु जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब साधु झूठ नहीं बोलते। ली शाओ का भाग्य पहाड़ जैसा मजबूत है। राजकुमारी के लिए सही इंसान मिला है, ये आपके पूरे घर के लिए खुशियां लाएगा। ये सुनकर राजा जोर से हंसे, वाह मेरा बेटा कमाल का है। फिर पूछा, ये ली शाओ मेरी बेटी का ख्याल रखेगा? साधु जी ने सच बोला, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। राजा बहुत खुश हुए और बोले, महात्मा जी शादी के लिए एक अच्छा दिन निकालिए। उधर राजकुमार दौड़ता हुआ मुख्य कमरे में पहुंचा और चिल्लाया। माता जी और बड़े भाई वहां बैठे बात कर रहे थे। माता जी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ इतनी जल्दी में? राजकुमार ने सीना तानकर कहा, माता जी इस बार हमने सच में हीरा ढूंढा है, पूरे घर पर खुशियां आने वाली हैं। माता जी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? राजकुमार ने उत्साह से कहा, सुनो, महात्मा जी ने ली शाओ के बारे में क्या कहा। लाखों में एक किस्मत है उसकी, और उसकी किस्मत पूरे घर को खुशियां देगी। कमरे में एकदम चुप्पी छा गई। माता जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने आंखें बंद करके थोड़ी देर दुआ की, फिर राजकुमार को देखते हुए प्यार से कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटा, बहन के लिए बहुत मेहनत की। ये सुनकर राजकुमार की आंखें भर आईं। बड़े भाई ने भी कहा, सच में तूने कमाल किया, तेरी वजह से ऐसा दामाद मिला। राजकुमार हंसते हुए बोला, अरे मेरा फर्ज था। मन में सोचने लगा, सच में ली शाओ उसके लिए खुशियां लाया। फिर पूछा, वैसे पिताजी कहाँ हैं? माता जी ने धीरे से कहा, वो उस लड़के को खुद देखना चाहते थे, पर मुंह से मांगते नहीं, तो जरूर साधु जी के पास पीछे से देख रहे होंगे। राजकुमार समझ गया और बोला, ठीक है माता जी, मैं दीदी को खुशखबरी देने जाता हूँ। और दौड़ता हुआ राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। दीदी हो गया। राजकुमारी ने चौंक कर पूछा, क्या हो गया, इतना शोर क्यों? राजकुमार बोला, तुम्हारी शादी तय हो गई, वो ली शाओ सच में बढ़िया है। राजकुमारी ने आंखें चौड़ी करते कहा, धीरे बोलो, पिताजी ने अभी कुछ कहा नहीं और तुम पूरे महल को बता रहे हो। राजकुमार हंसते हुए बोला, अरे दीदी सबको पता चल ही जाएगा, पिताजी अभी से तुम्हारी शादी का दिन सोच रहे हैं। राजकुमारी हैरान थी। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, दीदी इस बार भाई ने सच में तुम्हारे लिए सही इंसान ढूंढा है।
बताओ इसके बदले क्या दोगी? राजकुमारी ने कहा, जा, एक किताब दूंगी, पढ़ना सीख। राजकुमार ने मुंह बनाया और बोला, दीदी ये क्या इनाम हुआ? राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, पहले बताओ महात्मा जी ने क्या कहा। राजकुमार ने पूरी बात दोहराई। सुनते सुनते राजकुमारी की आंखें चौड़ी होती गईं। राजकुमार बोला, दीदी बताओ भाई ने अच्छा किया ना? राजकुमारी थोड़ी शर्मा गई और बोली, पिताजी ने हाँ कह दी। राजकुमार ने कहा, बिल्कुल, शादी पक्की समझो। राजकुमारी ने सोचा, अब तो पूरे महल में हलचल होगी। मन में थोड़ी घबराहट थी, थोड़ी शर्म भी। सोचने लगी, अगर सच में वो हमारे लिए खुशियां लाएगा तो ये घर के लिए मेरा योगदान होगा। जो भी हो, घर की मर्जी से चलूंगी। राजकुमारी ने हल्के से सिर हिलाया। राजकुमार खुशी से ताली बजाकर चला गया। राजकुमारी उसकी पीठ देखकर मुस्कुराई। वो खिड़की पर आ गई। बाहर झील में बतखें जोड़े में तैर रही थी। मन में लिशाओ का चेहरा आया। वो मेरा ख्याल रखेगा। साधु जी की बात ने महल में मेरी जगह बदल दी। सब मुझसे अच्छे से पेश आने लगे। लेकिन मेरा फैसला पक्का था। मैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रहूंगा। सबसे पहले जरूरी था कि राजकुमारी मुझे दिल से पसंद करे। इसलिए मैं पढ़ाई का बहाना लेकर उनके कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजा नौकरानी ने खोला। उसने हैरानी से पूछा, आप यहाँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी जी से मिलना था। मैं पढ़ाई में उनकी मदद चाहता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नौकरानी ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, साहब शादी से पहले तो मिलना ठीक नहीं। मैंने विनम्रता से कहा, बस एक सवाल है, थोड़ी देर की बात है। नौकरानी ने सोचा और बोली, ठीक है रुकिए, मैं पूछ कर आती हूँ। वो ऊपर गई। राजकुमारी लिख रही थी। नौकरानी ने कहा, राजकुमारी जी वो ली शाओ आए हैं। राजकुमारी का चेहरा लाल हो गया। बोली, शादी से पहले मिलना ठीक नहीं, मना कर दो। नौकरानी ने कहा, वो कह रहे हैं पढ़ाई में मदद चाहिए। सच में आपकी अक्ल के लिए आए हैं। राजकुमारी के मन में थोड़ी खुशी हुई, पर फिर भी सिर हिलाया। बोली, नहीं, वापस भेज दो, शादी के बाद देखेंगे। नौकरानी नीचे आई और बोली, राजकुमारी जी ने मना किया है, शादी के बाद आइएगा। मैंने पूछा, उनका चेहरा कैसा था? नौकरानी ने हिचकिचाते हुए कहा। मैंने मुस्कुराते हुए 2 सोने के सिक्के उसकी तरफ बढ़ाए। नौकरानी ने जल्दी से रख लिए और बोली, सच बताऊं तो राजकुमारी थोड़ी खुश लगी, पर नियम तोड़ना उनके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो वो मना नहीं है, बस शर्म है। मैंने नौकरानी से कहा, जाओ और बोलो, अगर वो नहीं मिलती तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक वो ना आए। नौकरानी ने हैरानी से देखा, फिर एक मुस्कान आई उसके चेहरे पर। वो ऊपर गई, राजकुमारी को बताया। राजकुमारी ने कहा, ये तो जिद्दी है, बिल्कुल भाई जैसा। लेकिन मन में एक अजीब सी खुशी थी, घबराहट भी थी। नौकरानी ने धीरे से कहा, राजकुमारी जी, ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। लेकिन राजकुमारी का मन था, एक दिन से इंतजार करा रही हूँ। पास बैठे माताजी ने कहा, बेटी का मना करना सही है, शादी से पहले मिलना ठीक नहीं। फिर उन्होंने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी ने हंसते हुए बात टाली। राजकुमार ने बेझिझक कहा, पर पिताजी, आपने भी तो शादी से पहले माताजी से मिले थे। सुना है झगड़ा भी हुआ था। पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया। बस बड़े भाई के खाने की आवाज आ रही थी। वो हड्डी चूसते हुए बोले, आज का खाना बहुत अच्छा है, सब खाओ, रुके क्यों हो? और फिर झुककर खाने लगे। तभी माताजी को खांसी आई, जोर से खांसती रही। पिताजी तुरंत उठे और पीठ थपथपाने गए। प्यार से बोले, क्या हुआ? फिर तबीयत खराब है, यहाँ के वैद्य ठीक नहीं है, कुछ दिनों में बड़े शहर से राजवैद्य बुलवाता हूँ। माताजी ने उन्हें एक नजर से देखा और उठकर चली गई। पिताजी भी उनके पीछे चले गए। राजकुमार ने पूछा, तो दीदी ली शाओ से मिल सकती है ना? पिताजी ने जाते जाते घूर कर देखा और चले गए। राजकुमार को समझ आ गया, मतलब हाँ है। वो खाना छोड़कर दौड़ा।